हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैनिपुलेशन। उसमें हमारा टॉपिक है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। तो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स क्या होते हैं? डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स एक्चुअली आते हैं डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स के अंडर में। डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम से क्या मतलब है? डीएनए जितने भी सेल में देखिए डीएनए कितना काम करता है। जो भी डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर जितने भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, डीएनए जो भी काम करता है वो बहुत सारी चीज़ों के एंजाइम्स की मदद से करता है। ठीक, बहुत सारी एंजाइम्स वो खुद भी रेप्लिकेट करता है। डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन होती है तो उसमें भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन बनता है तो उसमें भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी बहुत सारी ज़रूरत है डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए, किसी उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, कहीं फॉस्फेट हटाने के लिए, कहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम कहते हैं कि ये डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं जो डीएनए के डिफरेंट प्रोसेसेस करने में हेल्प करती हैं। उन्हें हम कहते हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। तो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स के अंदर पहले तो जो भी जितनी डीएनए जो भी अपना प्रोसेस करता है, जिन एंजाइम्स के हेल्प से करता है, उसको हम कहते हैं डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स। डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स के अंडर 5 चीज़ें आती हैं प्रेफरेंसली। क्या क्या होती है? न्यूक्लिएजेस, लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस। उसके अंदर ही आता है मॉडिफाइंग एंजाइम्स, और उसके अंदर आता है और क्या आता है? टोपोआइसोमेरेजेस। हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक है मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लियसेस के अंदर क्या आती है? एंडोन्यूक्लियस आता है और एक्सोन्यूक्लियस आता है। हम जानते हैं न्यूक्लियसेस न्यूक्लियस एसिड को काटने के काम आता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। लाइगेसेस जोड़ने के काम आता है। पॉलीमरेजेस न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस करता है। मॉडिफाइंग एंजाइम्स के अंदर 5 तरह की मॉडिफाइंग एंजाइम्स आते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, डीएनएज और आरएनएज। ये 5 तरह की मॉडिफाइंग एंजाइम्स आते हैं। और लास्टली डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम जो होता है वो टोपोआइसोमरेज होता है। हमने पढ़ना है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में। तो हम ये जो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियसेस, लाइगेसेस वगैरह, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, पर इनके ब्रीफली हम जानेंगे कि क्या होते हैं, और मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं बायोलॉजी में अपना, हम कोई भी पढ़ते हैं जहाँ एज लगा हो, ASE, तो उसका मतलब होता है एंजाइम, और वो कहीं क्लीव करने के आएगा, किसी रिएक्शन में हेल्प करता है। मोस्टली कोई बॉन्ड तोड़ना होगा। हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसमें हमारा मोस्टली काम है कि हम कोई बॉन्ड तोड़ेंगे। तो न्यूक्लियस मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला जो एंजाइम होगा वो होगा न्यूक्लियस। तो जो एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के काम आते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं? सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए का हेलिक्स होता है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, तो उनको काट देता है, उनके बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट देते हैं। 2 तरह के न्यूक्लियेजेस हैं, हम जानते हैं। हमने, अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला देखा है वीडियो, तो उसमें हमने डिटेल में बात की है एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में। एक्सोन्यूक्लियेजेस क्या करते हैं? एक्सोन्यूक्लियेजेस कोई हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, मान लीजिए ये सीक्वेंस, तो टर्मिनल पोजीशन से, एज से काटता है, एक एक करके बारी बारी से, साइड से, पहले किनारे किनारे से एक एक न्यूक्लियोटाइड्स को हटाएगा। और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? एक्ट ऑन द रीजन ऑफ इट्स मिडिल ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। ये टारगेट है, टारगेट हो गया है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो ये बीच में काम करता है, बीच में काटता है। ये क्या करता है? साइड साइड से, टर्मिनल पोजीशन से काटता जाता है। ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, तो यहाँ से काटेगा, यहाँ से साइड साइड से काटते जाएगा। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होते हैं? जो न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमारा दूसरा मैनिपुलेटिंग एंजाइम क्या था? न्यूक्लियस के बाद हमारा दूसरा क्या है? लाइगेजेस। तो लाइगेजेस के बारे में पढ़ते हैं, लाइगेजेस क्या होती हैं। तो लाइगेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जोड़ते हैं। हमने लाइगेशन पढ़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, और आगे भी इसका टॉपिक है। लाइगेशन क्या होता है? जब हम वेक्टर में हम जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं लाइगेशन। लाइगेशन किससे हेल्प की होता है? डीएनए लाइगेज या अदर तरह के लाइगेज जो एंजाइम है,
उसके हेल्प से हम करते हैं। तो लाइगेजेस क्या है? लाइगेजेस आर एंजाइम्स दैट जॉइन द न्यूक्लिक एसिड्स मॉलिक्यूल टुगेदर। लाइगेजेस ऐसे एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं। फिर क्या है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम में क्या करता है? कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 5 फॉस्फेट ऑफ वन स्ट्रैंड एंड द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर। डीएनए लाइगेज क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है किसके किसके बीच में? 5 फॉस्फेट ऑफ वन स्ट्रैंड एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर। हम जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है, जैसे ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड हुआ, तो यहाँ पे 5 जो प्राइम एंड होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता है। तो यही बोल रहा है कि 5 फॉस्फेट एंड के एक स्ट्रैंड के और एक स्ट्रैंड के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अनदर पेज, वो दूसरा जो हमारा मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो उन दोनों के बीच में हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप के बीच में और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो डीएनए लाइगेज वही करता है। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फॉर्म में देखें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और वेक्टर के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और जोड़ता है उनको। इन नेचर द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज इज़ टू रिपेयर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स। इन नेचर क्या है कि इसका मतलब नेचुरली इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ये है कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रैंड है, इसके बीच में कोई ब्रेक आ गया है, कट गया है, तो उसको जोड़ने का काम करता है लाइगेज। दैट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड और रिकॉम्बिनेशन। और उसकी वजह से क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है या फिर रिकॉम्बिनेशन। अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएं वेक्टर में तो वो होगा रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। क्या होता है लाइगेज? जो जोड़ने का काम करता है न्यूक्लिक एसिड्स के बाद, न्यूक्लिक एसिड्स को, डीएनए या आरएनए को। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखें तो जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को आपस में जोड़ता है। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए के नए स्ट्रैंड को बनाता है, हेल्प करता है सिंथेसिस करने में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के। डीएनए पॉलीमरेजेस आर एंजाइम दैट कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। पुराने किसी स्ट्रैंड से जो नया स्ट्रैंड बनाता है, किसकी हेल्प से? डीएनए रेप्लिकेट करता है ना। डीएनए रेप्लिकेशन किसकी हेल्प से करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से करता है। तो यही डीएनए पॉलीमरेज है, रेप्लिकेशन करता है इसी की हेल्प से। द एंजाइम एड्स, ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? तो द एंजाइम एड्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स टू द फ्री OH ऑफ द चेन अंडरगोइंग इलोंगेशन। डीएनए क्या करता है कि 3 OH ये खाली होता है, तो इस पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाता है डीएनए पॉलीमरेज। और सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है हमको पता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। इस मेजर रिक्वायरमेंट क्या क्या? डीएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए चाहिए क्या? तो पॉलीमरेज हम जोड़ रहे हैं भाई, ये स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो पहले तो स्ट्रैंड चाहिए, फिर हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एडेनिन जो पूरा एक नाइट्रोजनस बेस शुगर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो चाहिए। उसके बाद को फैक्टर लाइक मैग्नीशियम आयन चाहिए और प्राइमर चाहिए। प्राइमर किस लिए चाहिए होता है? जोड़ने के लिए। और उसका 3 OH बॉन्ड होना। प्राइमर क्या होगा? पहले से एक हमें नोन सीक्वेंस रहता है, उसमें हम जो ये वाला मान लीजिए सीक्वेंस है, इसमें अपना नोन सीक्वेंस लगा देंगे, इसके बाद ये रेप्लिकेशन चलती रहेगी। ठीक, तो लाइगेजेस हो गए, डीएनए पॉलीमरेजेस हो गए, ये हमारे तीसरा जो मैनिपुलेटिंग एंजाइम वो हो गया। अब हमारा आएगा अपना डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम जो हमारा टॉपिक है। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम में सबसे पहले आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो जैसा अभी हमने देखा कि कहीं भी अगर बायो में एज लगा है तो उसका मतलब होता है एंजाइम। और यहाँ पे क्या होता है? एंजाइम है तो वो काटने का काम करेगा। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो फॉस्फेटेज लगा है तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को या काटेगा, रिमूव करेगा। और आगे अल्कलाइन क्यों लिखा है? अल्कलाइन इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये अल्कलाइन पीएच पे, 7 से ज़्यादा पीएच पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, इफ़िशियंटली वर्क करता है। ठीक, इसलिए इसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। आई होप नाम समझ में आया है। क्या करता है? ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, हटाता है। इसको हम लेते कहाँ से? सोर्स इसका कहाँ से? या तो हम ई कोलाई से लें या फिर काफ के इंटेस्टाइन से। काफ होता है जो गाय का बछड़ा होता है, उसके इंटेस्टाइन में हमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम मिलता है। तो हम ये सोर्स कहाँ का है? या तो हम ई कोलाई से लें या काफ के इंटेस्टाइन्स में भी हमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ 5 फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। देखिए क्या होता है,
एक मिनट। मान लीजिए ये कोई हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। अभी हमने देखा ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होता है, ठीक। तो फॉस्फेट अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करते हैं, हमने मान लीजिए इसमें डाला अल्कलाइन फॉस्फेटेज डाल दिया अपना, तो ये क्या करेगा, ये वाटर की हेल्प से क्या करेगा, ATP की मॉलिक्यूल को ADP में चेंज कर देता है। ये क्या करेगा, वाटर की हेल्प से इसको हटा देगा और यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे OH आ जाएगा और 3 प्राइम एंड पे OH है ही, ठीक। ये समझ में आया क्या करता है। इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में हम सिंपली लिखना चाहें तो क्या करेगा कि कोई फॉस्फोराइलेटेड डीएनए है। फॉस्फोराइलेटेड डीएनए मतलब उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है 5 एंड पे, इसमें हम पानी मिला दें H2O और अल्कलाइन फॉस्फेटेज डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेटेड 5' एंड हो जाएगा डीएनए या आरएनए का। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स पे काम करते हैं, डीएनए और आरएनए बोथ पे काम करता है, ठीक। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज यही करता है, ये हमारा क्या करता है, 5 प्राइम एंड को हटा देता है वहाँ से। क्या करता है ये 5 प्राइम एंड हमारा फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर, उसमें हम अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज करें, इसका सिंपली यही काम है कि ये यहाँ से हटा देगा फॉस्फेट ग्रुप को और यहाँ पे OH बॉन्ड लग जाएगा, ठीक। तो ये ऐसा क्यों करते हैं हम, फॉस्फेट बॉन्ड लगाने के लिए हम लाइगेशन जब करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना लगाते हैं उसमें, तो उसके लिए हेल्प करता है। हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो कोई एक एंड फ्री होना चाहिए, या मान लीजिए हम वहाँ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें उस फॉस्फेट ग्रुप के साथ OH ग्रुप को ऐड करना होगा, इसलिए हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज़ करते हैं। तो ये वही लिखा है कि नाउ दिस वेक्टर कैन बी जॉइंड विथ फॉरेन डीएनए, निक्स फॉर्म कैन बी लाइगेटेड थ्रू लाइगेज, और लाइगेज की हेल्प से हम उसको ऐड कर देंगे। ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में लिखा है कि वैसे वैसे हम काटेंगे। यहाँ पे देखिए अब से इम्पॉर्टेंट बात ये है वही है कि अगर हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 एंड जो फॉस्फोराइलेटेड डीएनए या आरएनए है उसमें हम पानी मिलाते हैं मतलब इसका जो प्रोसेस होता है, फिर उससे क्या हो जाता है, डी फॉस्फो, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है। ये मोस्ट एक्टिवेट अल्कलाइन पीएच होता है, सबसे ज़्यादा अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, इसलिए इसका नाम अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। शोज एक्टिविटी ऑन 5 ओवरहैंग्स, रिसेस्ड एंड एज वेल एज ब्लंट एंड्स। ये बात क्या है, कह रहा है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो 5 एंड ओवरहैंग्स पे भी काम करता है, रिसेस्ड एंड पे भी क्या करता है, और क्या होता है ये सब देखिए। अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला देखा है तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये हमारा कोई सीक्वेंस है, ये 5' एंड, ये 3' एंड, 3' एंड, ये 5' एंड। अगर हम इसको कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं और ये बिल्कुल इक्वली बराबर कटता है, यहाँ से भी इतना और यहाँ से भी इतना, कोई इधर उधर नहीं, दोनों इक्वल रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स, ठीक। स्टिकी एंड्स क्या होता है कि मान लीजिए ये 5 हैंग ओवर हैंग्स बोला है हमें, तो ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, और ये 3' एंड, ये 5' एंड। तो ये जो इतना पार्ट बाहर निकला है इसको हम ओवर हैंग कहते हैं। जो ओवर है, आगे निकला है, लटका हुआ है, इससे इसको ओवर हैंग कहते हैं। और 5, इसको 5' ओवर हैंग कहेंगे। और 5' रिसेस्ड किसे कहते हैं, तो 5' रिसेस्ड इसे कहते हैं कि ये हमारा 5', ये 3' एंड, ये 3' एंड, ये 5' एंड। जिसमें 5' एंड छोटा हो जाए इस स्टैंड से उसको कहते हैं रिसेस्ड। देखिए समझ में, ब्लंट एंड्स किसे कहते हैं, जो दोनों इक्वल हो, जिसमें 5 वाला सेगमेंट थोड़ा आगे हो उसको 5 एंड ओवर हैंग कहते हैं, और जिसमें छोटा हो उसको रिसेस्ड एंड कहते हैं। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज तीनों पे काम करता है हमारा, तीनों पे एक्टिविटी शो करता है। अगर 5 एंड ओवर हैंग्स है तो उस पर भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा, अगर रिसेस्ड है, छोटा है, उस पर भी रिमूव कर देगा, और क्या है, अगर ब्लंट एंड्स है तो वहाँ पर भी ये रिमूव कर देगा फॉस्फेटेज को।
इसको क्या चाहिए होता है, फैक्टर, कोफैक्टर जिंक, जिंक का आयनाइज, जिंक 2+ आयन चाहिए होता है मेटेलो एंजाइम। मेटेलो एंजाइम क्या होता है, कोई अगर एक मेटेलिक फॉर्म का जो आयन है, मेटल आयन है, वो किसी एपो एंजाइम से मिलकर होलो एंजाइम बना लेता है तो उसको मेटल एंजाइम, मेटेलो एंजाइम कहते हैं। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए Zn2+ चाहिए होता है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर हम जानते हैं कि स्टिकी एंड्स होने की वजह से कभी कभी आपस में खुद ही जुड़ जाता है, तो हम उसको वहाँ के फॉस्फेट एंड हटा दें वहाँ से, तो वो जुड़ नहीं पाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन नहीं पाएगा, तो वहाँ पे और रिमूवल ऑफ 5' ग्रुप बिफोर इन लेबलिंग। इन लेबलिंग से मतलब क्या है, कभी कभी हम रेडियो एक्टिव लेबल करते हैं, हम कोई अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें कई सारे अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें खुद के पता करने के लिए हम कभी कभी यहाँ पे इन पे लेबल लगा देते हैं, अपना नोन सेगमेंट लगा देते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे है, तो इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं 5' एंड से। 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसको रिमूव करने के लिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज़ किया जाता है। और कैसे ये करता है, वाटर की हेल्प से। सबसे ज़्यादा वर्क करता है अल्कलाइन पीएच पे, और 5' ओवरहैंग्स, रिसेस्ड 5 एंड्स और ब्लंट एंड सब पे काम करता है। कोफैक्टर इसके लिए क्या चाहिए, Zn2+ चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, तो नेक्स्ट क्या है हमारा मॉडिफाइंग एंजाइम्स में, हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या होता है, ये है अल्कलाइन फॉस्फेटेज का अपोजिट। ये हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज का अपोजिट होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, वो 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है, ऐड करता है। ठीक, ये बात समझ में आई। अल्कलाइन फॉस्फेटेज 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है और काइनेज ऐड करता है। इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्यों नाम है, ये बहुत सारी जो एक लंबी सी चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो वहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है अगर कहीं नहीं है तो। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज हमें मिलता कहाँ से है, इसका सोर्स देखें तो ये हमें T4 बैक्टीरियोफेज से मिलता है, और हम इसका कॉमर्शियल अगर प्रोडक्शन कहें तो ई कोलाई से करते हैं, ई कोलाई से भी करते हैं, हमें मिलता है। ठीक, ये काम कैसे करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो काइनेज है ये 2 रिएक्शंस में काम करता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन में काम करता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन, एक एक्सचेंज रिएक्शन, सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन नहीं, एक्सचेंज रिएक्शन। कैसे काम करता है देखिए, देखिए क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा एक फॉरवर्ड, पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहे हैं कि ये हमारा 5' एंड है, ये हमारा 3' एंड है। तो 5' एंड पे हमारा ये हम OH ग्रुप है, 3' एंड पे क्यों, 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, लेकिन हमें डीफॉस्फोरेटेड लिए हमने, हमें ऐड करना है इसमें, हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप को हमें ऐड करना है, ये डीफॉस्फोराइलेटेड है, यहाँ 5' एंड पे फॉस्फेट नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करेगा, काइनेज क्या करेगा कि ये ATP के मॉलिक्यूल को ADP में चेंज कर देगा। कैसे, ATP के एक मॉलिक्यूल को ADP में चेंज करके ये बना देगा हमारा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे OH तो रहता है ये। और ये कैसे होता है देखिए, ATP का 3 एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, TTT ना, तो ये क्या होता है, ये एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा ट्राईफॉस्फेट होता है, एक गामा फॉस्फेट होता है। ठीक, तो कैसे काम करता है, PNK क्या करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है, ये जो गामा फॉस्फेट होता है ना, सॉरी ये टी मैंने, ये फॉस्फेट, ये जो गामा फॉस्फेट होता है, PNK इसको ATP से लेकर ADP में चेंज कर दिया, डाईफॉस्फेट बना दिया, और 5' एंड पे फॉस्फेट ऐड करता है। फिर सिंपली आपको याद क्या रखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि एक डीफॉस्फोराइलेटेड हम DNA का सेगमेंट रहता है, उसमें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज डालते हैं, तो वो ATP के मॉलिक्यूल को ADP में चेंज कर देता है। ATP का जो गामा फॉस्फेट होता है उससे लेकर ये 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। ठीक, ये तो बात हुई फॉरवर्ड रिएक्शन की। एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज रिएक्शन में देखिए क्या होता है, ये हमारा एक DNA का सेगमेंट है, यहाँ पे हमारा एक्सचेंज रिएक्शन में पहले ही हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है।
ठीक, फॉस्फेट ग्रुप होता है यहाँ पे H, ये 3' है, ये 5' एंड है। इसमें हम क्या करते हैं, हम डाल देते हैं इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये क्या करता है, अब ये ADP के मॉलिक्यूल को ATP में चेंज कर देता है। ठीक, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या करता था, ATP के मॉलिक्यूल को ADP में चेंज करता था। ये ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को मॉलिक्यूल को ATP में चेंज करेगा एक्सचेंज रिएक्शन में, और चेंज करके क्या करता है, यहाँ पे 5' एंड है, ये 3' एंड है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा देता है और यहाँ पे OH ग्रुप होता ही है। ठीक, उसके बाद फिर जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज यूज़ करते हैं तो फिर से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फिर से ATP का मॉलिक्यूल ADP में चेंज हो जाता है और यहाँ पे फिर से फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है। क्या होता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, आई मीन एक्सचेंज रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है। देखिए क्या करते हैं, पहले हमारे पास एक्सचेंज रिएक्शन में पहले से ही एक फॉस्फोराइलेटेड DNA सीक्वेंस होता है जिसके 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। हम उसमें क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज डालते हैं जिससे वो ADP के मॉलिक्यूल को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा OH ग्रुप आ जाता है। फिर से हम उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज डालते हैं और फिर से वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि अगर जब हमें फिर से यही स्ट्रैंड लाना था फॉस्फेट ग्रुप वाला, तो हमने ये वाला स्टेप क्यों किया। तो ये वाला स्टेप हम उन जगहों पे करते हैं, कई जगह हमें रेडियो एक्टिव जो रेडियो लेवल फॉस्फेट ग्रुप लगाना होता है या कोई और ग्रुप ऐड करना होता है रेडियो लेवल चीज़ें, तो उस टाइम के लिए हम ये स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हमारा काइनेज का एक्टिविटी है, प्रोसेस है, और फॉरवर्ड रिएक्शन और एक्सचेंज रिएक्शन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारा जो DNA मॉडिफाइंग एंजाइम है वो होता है हमारा टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। ठीक, क्या नाम है इसका नाम से ही पता चल जाता है क्या करता है ये, टर्मिनल से ये टर्मिनल पोजीशन जो होता है, मतलब एज वाला, मान लीजिए ये कोई सेगमेंट है पूरा, ये वाला लाइन ही मान लीजिए सेगमेंट है, तो यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम और है, क्या है, ऑल्सो नोन एज DNA न्यूक्लियोटाइडल एक्सोट्रांसफरेज। एक्सोट्रांसफरेज क्यों, क्योंकि ये एग्जिट से जो ये आगे वाला सेक्शन है टर्मिनल एग्जिट या एज कह लें, वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाता है, या फिर TDT टर्मिनल ट्रांसफरेज कहते हैं, इसी का शॉर्ट में कहते हैं TDT टर्मिनल ट्रांसफरेज। क्यों कहते हैं, नाम समझ में आया, क्योंकि ये टर्मिनल से DNA सीक्वेंस के एज से ये जोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स को। ये एक स्पेशलाइज्ड DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज स्पेशलाइज्ड तरीके का DNA पॉलीमरेज है। क्यों, क्योंकि आगे भी पता चलेगा। चलिए दूसरी वाली लाइन में, इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से हमें मिलता है, तो ये हमें प्रीकर्सर B सेल्स में, प्रीकर्सर्स T सेल्स में, जो लिम्फोसाइट्स के सेल्स होते हैं उसमें मिलता है, और एक्यूट लिम्फोकॉटिक ल्यूकीमिया सेल्स में मिलता है। ये क्या होता है कि जो कभी कभी हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कैंसरस हो जाते हैं, तो उन कैंसरस सेल्स में भी TDT टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम हमें मिलता है। ये तो हुआ इसका सोर्स। और इसके बारे में क्या है कि इट इज़ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक सिंगल चेन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 60 किलो डाल्टन, जिसका वेट 60 किलो डाल्टन है। अब आ गया कि ये स्पेशलाइज्ड DNA पॉलीमरेज क्यों है, तो क्यों है, इट एड्स स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड एट 3' एंड। ये न्यूक्लियोटाइड्स को कहाँ जोड़ता है, एज से जोड़ता है, टर्मिनल से जोड़ता है, कौन से एंड पे, 3' एंड पे, 3' एंड पे। क्यों, तो ये बोलेंगे तो सब जोड़ते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि इसके लिए इसको टेम्पलेट की स्ट्रैंड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, यही इसकी स्पेशलिटी है, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत नहीं होती है। इसको क्या को फैक्टर के लिए Mg2+ चाहिए होता है। जब हम प्यूरिन का ऐड करते हैं, एडेनिन और ग्वानिन ऐड करते हैं, तो हमें मैग्नीशियम+2 का आयन देना पड़ता है, और कोबाल्ट+2 का आयन देना पड़ता है अगर हम प्रीमिडीन ऐड करते हैं, Cu साइटोसिन और ग्वानिन को। इतनी बातें हो गई। अब क्या करता है कि इसका प्रेफरेंशियल एंड कहने का मतलब क्या होता है कि उस एंड पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। इस 3' ओवरहैंग का मतलब आपको आई होप समझ में आया होगा, मैंने बताया है। तो 3' ओवरहैंग जो होता है वो इसका प्रेफरेंशियल एंड होता है, बहुत अच्छे से वहाँ काम करता है, न्यूक्लियोटाइड्स बहुत अच्छे से जोड़ता है, बट ऑल्सो वर्क एज ब्लंट रेसिस्टेंट।
लेकिन देखिए 3' एंड इसका प्रेफरेंशियल है, बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन ब्लंट एंड्स और रिसर्च एंड पर भी ये काम करता है, लेकिन लेस एफिशिएंसी उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। एंड हमें कोफैक्टर कौन सा देना पड़ता है, मैग्नीशियम +2 का आयन देना पड़ता है कोफैक्टर के लिए। इसका मिनिमम एक्सेप्टर लेंथ क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को ही ले सकता है, ये छोटे फ्रेगमेंट्स को भी ले सकता है। 3 न्यूक्लियोटाइड तक का है लेंथ होना चाहिए, और मतलब इसके मिनिमम एक्सेप्टर क्वालिटी है, क्वांटिटी है 3 न्यूक्लियोटाइड का। और ये RNTP जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कैन ऑल्सो बी एडेड यूजिंग CO2 प्लस कोफैक्टर देकर हम जो ये टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम है, हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को भी जोड़ सकते हैं। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोग को। और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इन प्रो प्रिपरेशन में अभी हमने देखा कि जब हमें लगाना होता है रेडियो एक्टिव लेबल तो हम OH ग्रुप लगा देते हैं फॉस्फेट ग्रुप को हटाकर। तो प्रो प्रिपरेशन में क्लोनिंग बाय होमोपॉलीमर ट्रेनिंग, ये एक क्लोनिंग का मेथड है, होमोपॉलीमर ट्रेनिंग, इसमें भी यूज़ किया जाता है इस एंजाइम को। और एंकर PCR के मेथड में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, हमारा ये जो तीसरा मॉडिफाइंग एंजाइम है ये हो गया। अब नेक्स्ट मॉडिफाइंग एंजाइम हमारा क्या होता है, तो नेक्स्ट हमारा मॉडिफाइंग एंजाइम है डीएनएज। डीएनएज क्या है, डीएनएज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डीएनएज हम पढ़ते आ रहे न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को काटता है, डीएनएज डीएनए को सेगमेंट को काटेगा, आरएनएज आरएनए को सेगमेंट को काटेगा। तो डीएनएज डीएनए को सेगमेंट को काटता है, लेकिन इसके भी 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप होते हैं। जो डीएनएज पहला होता है टाइप डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस 1, डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों को काटता है। ठीक, और प्रेफरेंशली कहाँ काटता है, प्रेफरेंशली मतलब बहुत अच्छे से जहाँ वर्क करता है, कहाँ काटता है, एडजेसेंट टू प्रीमिडीन, साइटोसिन और थाइमिन के एडजेसेंट। क्या कहने का इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई हमारा न्यूक्लियोटाइड का बेसिस चल रहा है सेगमेंट AGTCTA, तो ये T या C के एडजेसेंट, मतलब यहाँ पे T है तो इसको काट देगा। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है। ये एक डीएनए फर्स्ट टाइप का है एंजाइम, वो एक एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस है तो सेगमेंट के विद इन काटेगा, एज पे नहीं काटेगा। ठीक, इसके लिए भी जो कोफैक्टर है वो मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये डीएनए के जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, उसको सेम साइड पे काटता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लंट एंड आ जाते हैं, या फिर 1-2 बेस पेयर के ओवरहैंग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। सेम साइड पे काटेगा, अगर ऐसे बिल्कुल मान लीजिए यहाँ सेगमेंट है तो अगर सेम साइड पे काटेगा तो ब्लंट एंड्स तो होंगे ही, और अगर ओवरहैंग्स भी होते हैं तो बस 1 या 2 बेस पेयर का ओवरहैंग्स होता है, ज़्यादा नहीं। ये तो हमारा डीएनए फर्स्ट टाइप का हो गया। डीएनए सेकेंड टाइप में क्या होता है, डीएनए सेकेंड टाइप एक थोड़ा अलग काम करता है कि ये हमें मिलता कहाँ है, इसका सोर्स कहाँ है, इसका लाइसोजाइम में है, इसका सोर्स लाइसोजाइम में मिलता है हमें। ये क्या करता है, इट हाइड्रोलाइजेस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करता है, ये तो हमें पता है डीएनए का काम है। ये नेटिव एंड डीनेचर्ड डीएनए, इसका क्या मतलब है, नेटिव मतलब जो पुराना वाला भी है, जो ओरिजिनल डीएनए है उसको भी, और अगर डीएनए को डीनेचर कर दिया गया, उसको हीट करके तोड़ दिया गया है, तभी भी उस पर काम करता है। और ये बात देखिएगा क्या है कि यील्डिंग प्रोडक्ट विथ 3' फॉस्फेट एंड 5' हाइड्रोक्सिल एंड की। ये बात क्या है कि ये जब काटता है तो क्या देता है, 3' पे फॉस्फेट देता है और 5' पे हाइड्रोक्सिल। ये बात आपको पता है कि 5' पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3' पे OH ग्रुप होता है, लेकिन जब डीएनए सेकेंड से किसी सेगमेंट को काटा जाता है तो वो 3' पे फॉस्फेट ग्रुप देता है और 5' पे हाइड्रोक्सिल एंड देता है। ठीक, ये बात भी हो गई, डीएनएज भी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, वो है हमारा आरएनएज। जैसे डीएनए को काटता था, आरएनए क्या करता है, आरएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियस दैट कैटेनाइज द डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। स्मॉलर कोई आरएनए का पार्टिकल इतना बड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काट देगा, उनके फॉस्फोडाइएस्टर भी उनको काट देगा। जो बॉन्ड होता है न्यूक्लिक एसिड में हमें पता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, तो आरएनए को काटेगा जहाँ आरएनए होगा। इसमें कुछ टाइप्स हैं कि आरएनए कहाँ से हमें मिलता है, बोवाइन पेनक्रिया से मिलता है, वो यूरेसिल साइटोसिन के बगल में काटता है। मतलब जहाँ यूरेसिल और साइटोसिन होगा, मतलब ये होगा कि
AUGC, तो U के बगल में काट देगा, ठीक। RNase T1 हमें दूसरा टाइप है, मिलता है एस्परजिलस ओराइसी से, ये ग्वानोसिन के बगल में काटता है। RNase H है वो स्पेसिफिकली DNA या DNA या RNA के हाइब्रिड को काटता है, DNA को, ठीक। ये तो सिंपल है, आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नोट्स मैं PDF में दे दूँगी, ले लीजिएगा आप लोग। फिर है हमारा नेक्स्ट जो DNA मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स, ये सब DNA मॉडिफाइंग एंजाइम्स से लास्ट हमारा DNA मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स में हमारा लास्ट आता है टोपोआइसोमरेजेस। टोपोआइसोमरेजेस क्या होते हैं, ये भी DNA को स्ट्रैंड को काटने में मदद करते हैं एक ही राउंड में। इनको मोस्टली यूज़ किया जाता है DNA के सुपर कॉइलिंग को कट करने के लिए, ठीक। इसमें भी दो टाइप होते हैं। टाइप 1 टोपोआइसोमरेज क्या करता है, वो एक कट वन स्ट्रैंड ऑफ डबल DNA हेलिक्स। पहले क्या करता है कि मान लीजिए एक दो स्ट्रैंड होते हैं DNA के, तो पहले एक को काटेगा, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर दूसरे को काटेगा, फिर रुक जाएगा, फिर ऐसे काटते चलता है। तो टाइप 1 आइसोमेरेज क्या कहते हैं, कट वन स्ट्रैंड ऑफ DNA डबल हेलिक्स, रिलैक्सेशन होकर थोड़ा टाइम रुकता है, एंड देन कट द स्ट्रैंड इज रीलाइगेटेड। अगर फिर से स्ट्रैंड जो जुड़ जाता है उसको फिर से ये काट देता है। कटिंग वन स्ट्रैंड अलाउज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑन वन साइड ऑफ कॉर्ड टू रोटेट अराउंड द अनकट स्ट्रैंड। स्ट्रैंड क्या करता है, ये क्या कह रहा है, ये कि जैसे ही हम जानते हैं कि DNA की सुपर कॉइलिंग होती है, DNA मान ली 3D फैशन में ऐसे घूमता रहता है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे एक स्ट्रैंड को ये काटता है तो वो तो 3D मॉडल में होता है, हम तो इसे कॉपी पेन पे पेज पे 2D में समझते हैं, 3D मॉडल में ऐसे घूमता रहता है। तो ये जैसे जैसे DNA रोटेट करता रहता है वो स्ट्रैंड को काटते जाता है, DNA रोटेट करते जाता है, काटते जाता है, रोटेट करते जाता है। ये तो टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज है। टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज क्या होता है, क्या करता है, ये भी तो DNA के स्ट्रैंड्स को काटता है, दोनों DNA को स्ट्रैंड्स को ये काट देता है। एक वन जो होता है हमारा DNA जो टोपोआइसोमेरेज 1 है, ये एक स्ट्रैंड को काटता है एक टाइम में, फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर दूसरे स्ट्रैंड को काटता है। लेकिन टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को एक बार में ही काट देता है, ठीक। उसके बाद पासिस अनदर अनब्रोकन DNA हेलिक्स थ्रू इट एंड देन रिलाइगेट्स द कट स्ट्रैंड। टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज यूटिलाइज ATP हाइड्रोलिसिस। टाइप 2 को क्या चाहिए होता है, ATP चाहिए होता है हाइड्रोलिसिस करने के लिए, उसको फ्रेगमेंट को काटने के लिए, ठीक। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि हमारा क्या था, हमने सारा कंप्लीट। ये DNA मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स 5 होते हैं, न्यूक्लियेजेस, लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस, मॉडिफाइंग एंजाइम्स है टोपोआइसोमेरेजेस। हमें पढ़ना है मॉडिफाइंग एंजाइम्स, और हमने ये सारे मॉडिफाइंग एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ लिया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, टर्मिनल डीऑक्सिलेट ट्रांसफरेज, RNase, DNase, etc. So that's all for today. Thank you.